नमस्कार। मैं हूं आलोक वर्मा और आज बिल्कुल ट्रू क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। किस्सा एक लड़की की लाश का है। लड़की की लाश के पास से मिली उस चिट्ठी का है जो लड़की ने मौत से पहले लिखी थी। इस चिट्ठी ने दिल्ली पुलिस को कैसे सकते में डाला, यही एक किस्सा है। किस्सा साउथ दिल्ली का है। एक दिन शाम को पुलिस को एक लाश मिलने की सूचना मिलती है। मौके पर पहुंची पुलिस को जीन्स और टॉप और गुलाबी जैकेट में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश की तलाशी ली जाती है तो जीन्स के पिछले जेब में एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी ऐसा लग रहा था देखकर कि लड़की ने मरने से पहले लिखी है, जिसमें उसने अपने प्रेमी का जिक्र किया था और कहा था कि प्रेमी की मां उसे कुछ भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देती है और अब प्रेमी भी उसके साथ मिल गया है। यही नहीं, प्रेमी के दो दोस्तों का नाम भी इस चिट्ठी में लिखा हुआ था और लिखा गया था कि अगर इस लड़की को कुछ होता है तो ये इसका प्रेमी, उसके दो दोस्त और प्रेमी की मां जिम्मेवार होंगे। प्राइमा फेसी देखा जाए अगर क्राइम के सामान्य घटनाओं को, तो केस ओपन एंड शट था। पुलिस ने लड़की की पहचान करने की कोशिश की और लड़की की पहचान भी हो गई। आपकी सुविधा और कहानी कहने की आसानी के लिए उसका नाम हम माया रख लेते हैं। माया की लाश को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया और सबसे पहले पुलिस ने लड़की के लिखी चिट्ठी, यानी जो जीन्स के पैंट में चिट्ठी मिली थी, उसकी जांच पड़ताल करने की सोची और इस लिहाज से फॉरेंसिक एक्सपर्ट से राय मांगी गई। लड़की के घर वालों से उसकी हैंडराइटिंग के नमूने लिए गए। क्योंकि लड़की की लाश का मामला था, साउथ दिल्ली का मामला था, इसलिए पुलिस का प्रेशर फॉरेंसिक दबाव पर फॉरेंसिक वालों पर पड़ा और फॉरेंसिक विभाग ने बहुत जल्दी रिपोर्ट दे दिया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने लिखा था कि जो चिट्ठी लिखी गई है वो इसी लड़की ने लिखी है, यानी माया ने, जो हमने अपने सुविधा के लिए, कहानी की सुविधा के लिए नाम रख लिया था, उस माया ने ही लिखी है। अब आप क्या सोचते हैं? पुलिस के पास साफ तौर पर कातिलों के नाम थे। ये साबित हो चुका था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से कि चिट्ठी लड़की ने ही लिखी है। चिट्ठी मरते वक्त पर लिखी गई थी, इस लिहाज से वो एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन था। जाहिर तौर पे पुलिस को केस सुलझने में टाइम नहीं लगना था और पुलिस को बस पकड़ना था उन तीनों चारों को जिनके नाम इस चिट्ठी में लिखे गए थे। पुलिस ने उन्हें तलाश भी लिया। लड़की के प्रेमी का नाम हम अनूप रख लेते हैं और उसके दो दोस्तों का नाम रवि, किशन, कुछ भी रख लेते हैं। बंटी, रवि, किशन, अनूप, रवि और किशन, इन तीनों को बुलाया गया, पूछताछ की गई। तो जो पुलिस को पता चला वो बहुत कुछ आपको भी चौंका देगा। सबसे पहले पुलिस ने अनूप के दोनों दोस्त रवि और किशन को बुलाया था। रवि और किशन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो इस लड़की को जानते तक नहीं है। अब सकते में पड़ने की बारी पुलिस की थी। पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और जैसा कि आमतौर पे होता है, पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया।
लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। अनूप को भी बुलाया गया, यानी उस माया के प्रेमी को भी बुलाया गया और उसने भी यही जवाब दिया। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ये सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर माया ने डाइंग डिक्लेरेशन में ये सारी कहानियां क्यों लिखी और जिनको वो जानती तक नहीं उसको दोषी ठहराने की कोशिश क्यों की। आपके मन में भी, आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा। विश्वास कीजिए, इसका जवाब काफी चौंकाने वाला था। और आज जो लॉरेंस बिश्नोई और जेल के बीच, जेल से चल रहे शासन या जेल से चल रही गुंडागर्दी की बातें हो रही हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है इस कहानी का राज खुलते ही। पुलिस ने जो अनूप के दोनों दोस्तों को बुलाया था उनका सीडीआर चेक करना शुरू किया। तो जिस तारीख को लड़की की लाश मिली थी उसी तारीख में इन दोनों के सीडीआर पर इस लड़की के फोन से एसएमएस और मिस कॉल के रिकॉर्ड मिले। जाहिर तौर पर पुलिस उसके बाद क्या करती है ये आप सोच सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं। अनूप के फोन पर भी पुलिस को लड़की का मिस कॉल मिला था और कॉल भी मिला था। तो अनूप ने कहा कि यह नंबर उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का है और उसके पास वो नहीं रहता, बहन के पास ही रहता है। तो आखिर माया ने जिस तारीख को लाश मिली थी उसके 2 दिन पहले, उस 2 दिन के बीच में इन तीनों पर, अनूप की बहन को, अनूप के दोनों दोस्तों को जो रवि और किशन थे उनको फोन क्यों किया था। अब पुलिस के पास इस सवाल का जवाब तलाशने का मौका था और पुलिस ने इसको तलाशना शुरू किया। इस सवाल का जवाब काफी टेढ़ा था, गुत्थी काफी उलझी हुई थी। लेकिन पुलिस के कुछ अफसर इन्वेस्टिगेशन में इतने माहिर होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। और जैसा कि आपको, हम सबको मालूम है कि गैर कानूनी काम करने वाले कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ जाते हैं। पुलिस ने तब लड़की के बारे में पता करना शुरू किया। लड़की की मां से बात की तो पता चला कि लड़की लाश मिलने से 2 दिन पहले अपनी मां से किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने की बात कह के गई थी और उसके 2 दिन से वो लापता थी। लड़के के माँ बाप ने इस सिलसिले में दिल्ली के ही एक थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। यानी माया की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज था 2 दिन पहले। और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। वो अपने घर से ये कह के गई थी कि एक नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए वो जा रही है। लेकिन उसके बाद न तो उसका फोन मिला था और न ही वो लड़की घर लौटी थी। तब उसके पेरेंट्स ने जाकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने काफी गुत्थम गुत्थी की। पुलिस के बड़े अफसर, डीसीपी स्तर के अफसर, तुर्रम खां एसीपी, इंस्पेक्टर, ये सभी मिलकर काफी देर केस पर मंथन करते रहे। ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ने तीनों अजनबियों का नाम फोन में, चिट्ठी में क्यों लिखा था मरने से पहले, और ये तीनों अजनबी का आखिर इस कत्ल से रिश्ता क्या था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। सवाल काफी टेढ़ा था। और अब पुलिस ने तय किया कि लड़की के थोड़े से बैकग्राउंड को खंगालते हैं। आखिर लड़की के पास नौकरी के लिए कहां से फोन आया था और कहां वो गई थी। तलाशा गया और लड़की के फोन पर 2 दिन पहले, जिस दिन वह घर से निकली थी, एक नंबर भी मिल गया पुलिस को। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला संभल के किसान का वो नंबर है। पुलिस उस किसान के पास पहुंची तो और भी सकते में आ गई और भी हैरान हो गई, क्योंकि वो किसान कभी भी संभल से बाहर निकला ही नहीं था और ना ही उसने कभी यह फोन नंबर लिया था। अब सोचिए, केस जहां से चला था फिर वहीं जाकर रुक गया। डाइंग डिक्लेरेशन उन लोगों के खिलाफ था जिनको टीजी यानी लड़की
जिसकी लाश मिली थी वो जानती तक नहीं थी, और जिसका नंबर मिला नौकरी के लिए, जिसके पास से फोन आया था, वो नंबर एक किसान का था जो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकला था, और उसके नाम पर ये सिम ले लिया गया था। लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है, और पुलिस ने तब इस सिम को, जिस किसान के नाम पर खरीदा गया था, सिम कहां से खरीदा गया था इसका पता लगाना शुरू की, और आखिरकार दिल्ली के ही साउथ ईस्ट दिल्ली के एक इलाके में वह दुकान मिल गया जिसने यह सिम बेचा था, और वह पहचान पत्र यानी आधार कार्ड भी मिल गया जिसके आधार पर यह सिम लिया गया था। जाहिर तौर पर किसान के नाम पर यह फर्जी आधार कार्ड था जिस पर सिम लिया गया था, और जिससे इस माया को फोन किया गया था, नौकरी के लिए बुलाया गया था। अब शक की सारी सुई उस अनजान नंबर पे ही चली गई, आखिर किस शख्स ने ये नंबर लिया था। पुलिस ने तब सिम के दुकान पर और उसके आसपास की सीसीटीवी खंगालनी शुरू की। आप सोचिए कितनी मशक्कत की होगी पुलिस ने इस सिम लेने वाले की तलाश करने के लिए। आखिरकार उसे एक युवक मिल ही गया। नाम उसका, क्योंकि पूरा केस अभी भी सब जुडिस है, इसलिए हम नाम उसका धीरज रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वो गायब था। पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। उसका नंबर भी पुलिस को एक मिल गया था, लेकिन नंबर अलग अलग लोकेशन से कभी ऑन होता था और बाद में बंद हो जाता था। लेकिन पुलिस की मेहनत आखिर कुछ दिन बाद रंग लाई और वह पकड़ा गया। जब उसे थाने लाकर पूछताछ करनी शुरू की गई तो मामला और भी उलझ गया। उसने बताया कि वह तो जानता ही नहीं, और उसने कैसे ये किया। पहले वह इस बात से नकारता रहा कि वह जानता नहीं और इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, और इस शख्स ने भी अपनी जुबान खोली। अपनी जुबान खोली तो एक ऐसी साजिश का पता चला जिससे आपका और हमारा सबका रूबरू होना भी जरूरी है, अलर्ट रहने के लिए भी जरूरी है। दरअसल इस शख्स ने बताया कि उसी ने माया को फोन किया था, और माया को ये और इसके 3 दोस्तों ने मिलकर पास की एक फ्लैट में बंधक बनाया था, उसके साथ गैंगरेप किया था, और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे। प्लास्टिक की रस्सी से बंधी हुई माया रोती रही थी, गिड़गिड़ाती रही थी, जिंदगी की भीख मांग रही थी। तब इस शख्स के एक दोस्त ने उससे कहा था कि अगर वो उसके कहने पर एक चिट्ठी लिख देगी तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। माया ने अपनी जान बचाने के लिए वो चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन गला घोंटकर इन हवस के पुजारियों ने, बदमाशों ने उसका कत्ल कर दिया और लाश सड़क पे फेंक दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया, जो पुलिस को मिली। और उसकी जेब में चिट्ठी भी मिली। जो चिट्ठी उसे लिखवाई गई थी, इन कातिलों ने उसको लड़की की यानी माया के जींस की पिछले पैकेट में रख दिया था। अब आपको यह जानकर भी काफी हैरानी होगी कि वो चिट्ठी लिखवाई क्यों गई थी और उसमें उनके नाम क्यों लिखे गए थे जो कथित तौर पर माया के प्रेमी थे या उसके प्रेमी के दोस्त थे। अब यही कहानी आती है जेल की। जिस शख्स के सिम से माया को नौकरी के लिए फोन किया गया था, एक्चुअली वो शख्स पिछले कई मामलों में लिप्त रहा था। चोरी और झपटमारी के उस पर कई मुकदमे थे। इसी तरह के एक मुकदमे में वह जेल में बंद था, तब उसकी दोस्ती एक और शातिर बदमाश से हो गई थी। वह शातिर बदमाश अय्याशी में काफी तेज था। उसको रोज एक लड़की चाहिए होती थी। उसने इस शख्स से कहा था कि जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास एक फ्लैट भी है जहां वो लड़कीबाजी कर सकता है, और वहां एक नई लड़की को लेकर
उसके पास पहुंचने का इसने वादा भी किया था। जेल में ही इनकी लड़ाई माया के कथित प्रेमी अनूप से हो गई थी। अनूप के पास बुराड़ी में अच्छी खासी संपत्ति भी थी। इन तीनों ने, इनके साथियों ने अनूप को सबक सिखाने के लिए, जो कथित तौर पर माया का प्रेमी था, उसको सबक सिखाने के लिए योजना बनाई थी। इस योजना के तहत जो शख्स जिसके सिम से नौकरी के लिए माया को फोन किया गया था, उस शख्स की गर्लफ्रेंड ने अपनी सहेली यानी माया के बारे में उससे जिक्र किया था, जो पिज्जा हट में उसके साथ काम करती थी, कि उसको माया को नौकरी की जरूरत है। और इसी का फायदा जो सिम वाला शख्स था, यानी जिसका नाम मैंने धीरज दिया था, उसने इसको फोन किया और उसने सोचा कि जो अपने दोस्त से उसने लड़की को परोसने का वादा किया है वो भी पूरा हो जाएगा और अनूप और उसके परिवार से बदला लेने का काम भी पूरा हो जाएगा। वो चाहते थे कि अनूप का परिवार कुछ इस तरह से फंसे कि वो लंबे समय के लिए जेल जाए और ये उसकी संपत्ति को हथियाने में कामयाब हो जाए। अनूप का भाई भी बदमाश था, उसी से इन दोनों की, इन सब की तिहाड़ जेल में लड़ाई हुई थी। आखिरकार इन लोगों ने लड़की को किडनैप किया, उसके साथ गैंगरेप किया और जिंदगी बख्शने के नाम पर उसे एक छोटी कत्ल की चिट्ठी लिखवाई। लेकिन फिर भी पुलिस से बच नहीं सके। इसलिए आपको, हमको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो झूठ के आधार पर ऐसी साजिश रचते हैं जो घृणित ही नहीं, समाज की जड़ें हिलाने के लिए, पुलिस का दिमाग खराब करने के लिए काफी होता है। अगली बार फिर किसी सच्चे किस्से के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।